सो हाय गाइस, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है शोल्डर जॉइंट। जो शोल्डर जॉइंट है वो एक साइनोवियल जॉइंट होता है एंड ये बॉल एंड सॉकेट वैरायटी का होता है। तो अब साइनोवियल जॉइंट होता क्या है एक्चुअली? साइनोवियल जॉइंट के अंदर आपका एक जॉइंट कैप्सूल होता है जिसके अंदर आपका फ्लूइड भरा होता है एंड जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो साइनोवियल जॉइंट के आर्टिकुलर सरफेस जो होता है उसको आसपास से कवर करती है। अब हम देखते हैं इसका आर्टिकुलर सरफेस होता क्या है। तो जो शोल्डर जॉइंट है उसका आर्टिकुलर सरफेस होता है ग्लूनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ये दिखता कैसा है। ये है हमारा शोल्डर जॉइंट। अब ये जो है आपका ग्लेनॉइड कैविटी, ये जो है आपका स्कैपुला है एंड ये आपका ह्यूमरस है। दिस इज़ द ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला एंड ये आपका हेड है ह्यूमरस का। ठीक है, अब ये एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं जिससे आपका शोल्डर जॉइंट बनता है। अब मैं आपको कुछ इसके स्पेशल फीचर्स के बारे में बताता हूँ शोल्डर जॉइंट के। ये एक वीक जॉइंट होता है क्योंकि जो आपका ग्लेनॉइड कैविटी होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड शैलो होता है एज़ कम्पेयर टू हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो हेड ऑफ द ह्यूमरस आपका बड़ा होता है एंड ग्लेनॉइड कैविटी बहुत ज़्यादा स्मॉल एंड शैलो होता है, जिसकी वजह से ये एक वीक जॉइंट होता है। बट इसका एक फ़ायदा भी है कि ये ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, राइट। अब इस शोल्डर जॉइंट्स को कुछ चीज़ें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कोरेको एक्रोमियल आर्च। अब जो आपको कोरेको एक्रोमियल आर्च है वो आपका कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट की वजह से बनता है। तो मैं आपको वो लिगामेंट एक बार शो करता हूँ। दिस इज़ योर कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। अब जो आपका कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट है वो कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला इन दोनों के बीच में होता है। तो इससे जो ये आर्च बनता है वो आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इन योर शोल्डर जॉइंट। देन आपका आता है मस्कुलोक्यूटेनियस कफ। मस्कुलोक्यूटेनियस कफ में आपकी टोटल 4 मसल्स आती हैं। पहली है आपकी सबस्कैपुलैरिस एंड फिर है इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस मेजर एंड सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, इन चारों का निमोनिक बनेगा सिट्स, आपको याद करने में आसानी होगी। देन उसके बाद आपका आता है ग्लेनॉइड लैब्रम। अब ग्लेनॉइड लैब्रम भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ योर ग्लेनॉइड लैब्रम। ये है ना, ये आपका ग्लेनॉइड लैब्रम है। ये आपका जो ग्लेनॉइड कैविटी है उसके आसपास जो लिप होता है उसको कवर करता है एंड ये आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है शोल्डर जॉइंट को। उसके बाद कुछ मसल्स होती हैं जो कि आपकी शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं, वो है बाइसेप ब्रेकियाई एंड ट्राइसेप ब्रेकियाई। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपके शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके लिगामेंट्स। तो इसके टोटल 4 लिगामेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है कैप्सुलर लिगामेंट। ये कैप्सूल फॉर्म करता है ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में एंड इसमें फ्लूइड भरा रहता है। इसका जो अटैचमेंट है वो बहुत लूज़ होता है जिसकी वजह से ये फ्री मूवमेंट करवा पाता है। अब हम इसके अटैचमेंट्स पढ़ते हैं। तो मीडियल ये सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल के आगे प्रेजेंट रहता है। स्कैपुला में सुप्राग्लिनॉइड जो ट्यूबरकल रहता है उसके आगे प्रेजेंट रहता है। लेटरली ये एनाटॉमिकल नेक जो होती है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है, उस पर अटैच्ड रहता है। एंटीरियरली ये ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट में आगे जाके रीइंफोर्स हो जाता है एंड इस ग्लूनोह्यूमरल लिगामेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। उसके बाद हम देखते हैं कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट को। ये आपका जो कोरेकॉइड प्रोसेस होता है आपका स्कैपुला और जो नेक ऑफ द ह्यूमरस रहता है उसके बीच में प्रेजेंट रहता है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट को। अब इसको आपको समझाने के लिए मैं एक टैब में दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये है हमारा ह्यूमरस। अब ह्यूमरस का एक होता है ग्रेटर ट्यूबरकल और एक होता है लेसर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में से निकलता है आपका बाइसेप ब्रेकियाई का टेंडन एंड उस बाइसेप ब्रेकियाई के टेंडन के ऊपर से आपका ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ब्रिज करता है उसको। ठीक है, तो यहाँ प्रेजेंट होता है आपका ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्लेनॉइड लैब्रम को। अब ग्लेनॉइड लैब्रम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सो नाउ दिस इज़ योर ग्लेनॉइड लैब्रम। ये आपका जो ग्लेनोइडल कैविटी होती है उसके आस पास प्रेजेंट होता है। ये आपका एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिम होता है जो कि कवर करता है आपका ग्लेनॉइड कैविटी को एंड ये इंक्रीज़ करता है उसकी डेप्थ को ताकि टी में हेल्प मिल सके, इसलिए ये प्रेजेंट होता है। देन हम आते हैं इसके बुर्सास पर। तो इस पर टोटल 3 बुर्सा प्रेजेंट होती हैं, सब एक्रोमियल बुर्सा, सब स्कैपुलैरिस बुर्सा और इंफ्रास्पाइनेटस बुर्सा। ठीक है, तो जो बुर्सा होता है आपका, मैं उसके बुर्सा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। बुर्सा एक आपका काइंड ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक होता है जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है मेनली। ठीक है,
देन हम पढ़ते हैं इसके रिलेशंस के बारे में। तो रिलेशंस आपको मैं इसके बुक से पढ़ाता हूँ। सो ये डायग्राम जो है आपको BD84 बुक में दिया हुआ है, मैं उससे आपको समझा रहा हूँ। तो आप ना मतलब इजीली याद करने के लिए सुपीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, इन्फीरियर यहाँ पर मार्क कर सकते हो। देन हम पढ़ते हैं इसके सुपीरियर क्या कहते हैं रिलेशंस के बारे में। तो सुपीरियर यानी कि ऊपर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये रहा कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट के बारे में। यहाँ लिखा है कोरेको एक्रोमियल आर्च। तो ये लिगामेंट ही वो आर्च बनाता है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है ये। देन उसके बाद पढ़ते हैं हम सब एक्रोमियल बुर्सा के बारे में। ये रहा आपका सब एक्रोमियल बुर्सा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सुप्रास्पाइनेटस एंड डेल्टॉइड। ये सुप्रास्पाइनेटस है एंड यहाँ पर ही आगे डेल्टॉइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। डेल्टॉइड पूरे में प्रेजेंट रहती है, उसके अलग अलग फाइबर्स रहते हैं, पोस्टीरियर फाइबर हो गया, एंटीरियर फाइबर हो गया, ठीक है, उस तरह से। देन हम पढ़ते हैं इन्फीरियर रिलेशंस के बारे में। तो इन्फीरियरली क्या होता है आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई एंड एक्सिलरी नर्व। ये नीचे ये रहा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकियाई, एक्सिलरी नर्व एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। ये तीन प्रेजेंट रहते हैं। देन इसके एंटीरियर रिलेशंस पढ़ता है। तो उसमें आता है आपका सब स्कैपुलरिस, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सब स्कैपुलरिस, कोरैको ब्रेकियालिस ये रहा, एंड उसका शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकियाई एंड डेल्टॉइड ये रहा एंटीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके पोस्टीरियर रिलेशंस के बारे में। इसमें आएगा इंफ्रास्पाइनेटस, टेरेस माइनस और डेल्टॉइड। तो ये रहा आपका पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस मेजर, ठीक है। अब हम इसके रिलेशंस पढ़ लिए। देन हम आएंगे इसकी नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई पे। तो जो इसका जो ब्लड सप्लाई है वो टोटल 4 वेसल से होता है, वेसल्स यानी कि आर्टरीज से होता है। तो पहली जो है वो है आपकी एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल वेसल, इसको आर्टरी भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद है पोस्टीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमरल वेसल, उसके बाद सब सुप्रा स्कैपुलर वेसल और सब स्कैपुलर वेसल, ठीक है। देन इसका जो नर्व सप्लाई रहता है वो टोटल 3 नर्व से रहता है, जो कि पहली है एक्सिलरी नर्व, उसके बाद है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड सुप्रा स्कैपुलरिस नर्व, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे इसके मूवमेंट्स के बारे में। जो अपना शोल्डर जॉइंट होता है उसके जो मूवमेंट्स होते हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो जो अपना शोल्डर जॉइंट है उसमें टोटल 7 तरह की रोटेशंस या फिर मूवमेंट्स दी हुई हैं। तो जो सबसे पहला है वो अपना फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या होता है, जो अपनी आर्म को हम आगे उठाते हैं उसको फ्लेक्शन कहते हैं। देन आता है एक्सटेंशन, जो हम अपनी आर्म को बैकवर्ड एंड लेटरली लेकर जाते हैं उसको एक्सटेंशन कहते हैं। फ्लेक्शन में हम मीडियली भी लेकर जाते हैं। देन आता है आपका एडक्शन, पहले एबडक्शन बता देता हूँ। देन आता है आपका एबडक्शन। एबडक्शन में आपको हम अपनी आर्म को एंटीरियो लेटरली लेकर जाते हैं, अपने ट्रंक से अवे यानी कि ऊपर जब उठाते हैं उसको कहते हैं एबडक्शन। एंड देन जो हम नीचे लाते हैं उसको कहते हैं एडक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मीडियल रोटेशन, जिसमें हम अपने हाथ को मीडियली रोटेट करते हैं, अपनी चेस्ट की तरफ लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लेटरल रोटेशन, जिसमें हम अपने हाथ को शोल्डर जॉइंट के लेटरली लेकर जाते हैं यानी कि वापस लेकर जाते हैं। देन आता है सरकमडक्शन, इसमें हम अपने जो शोल्डर जॉइंट की मदद से अपने हाथ को गोल गोल घुमा पाते हैं उसको कहते हैं हम सरकमडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इसका क्लिनिकल एनाटॉमी को, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी आई डोंट थिंक सो किसी ने पढ़ाया है यूट्यूब पर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है डिसलोकेशन, ठीक है, ठीक है। तो डिसलोकेशन यानी कि हमारा जो ह्यूमरस का और स्कैपुला का जैसे ये ऐसे जॉइंट बनता है, इससे जो ह्यूमरस का हेड होता है वो निकल जाता है आपका ग्लेनॉइड कैविटी से, उसको कहते हैं हम डिसलोकेशन। तो जो ये जॉइंट है ये डिसलोकेशन में बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है। प्रोन मतलब यहाँ पर ईजिली डिसलोकेशन हो जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जो आपका हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से, इसलिए इजीली डिसलोकेट हो जाता है। एंड ये मोस्ट कॉमन जो डिसलोकेशन है वो एंटीरियर डिसलोकेशन है, यानी कि जब हम आर्म को एबडक्ट करते हैं उस टाइम पर शोल्डर जॉइंट का डिसलोकेशन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। एट डिसलोकेशन के टाइम पे जो इसका नर्व इंजरी होता है वो है एक्सिलरी नर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। देन हम आते हैं शोल्डर टिप पेन पर। अब शोल्डर टिप पेन होता कैसे है ये मेन चीज़ है जानना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। देन शोल्डर देखिए, जो शोल्डर टिप पेन होता है वो मेनली होता है जो आपकी पेरिटोनियम होती है आपकी एब्डोमिनल वॉल की लाइनिंग, ठीक है। जब वो इरिटेट हो जाती है तब आपका शोल्डर टिप पेन होता है। आप पूछेंगे कि पेरिटोनियम का शोल्डर से क्या रिलेशन है, तो मैं वो समझाता हूँ आपको। जो आपकी पेरिटोनियम की लाइनिंग होती है जब वो इरिटेट हो जाती है उसकी वजह से जो आपका डायाफ्राम है, डायाफ्राम भी इरिटेट हो जाता है। तो
तो जो डायाफ्राम से जो इरिटेटेड डायाफ्राम है वहाँ पर जो नर्व प्रेजेंट रहती है वो रहती है फ्रेनिक नर्व। एंड जो हमारा शोल्डर जॉइंट है उसका जो स्किन है बाहर वाला, उस पर जो नर्व प्रेजेंट रहती है वो है सब क्लेविकुलर नर्व। अब ये दोनों की दोनों नर्व आपकी रिपोर्ट करती हैं जाके C3 और C4 को, जिसकी वजह से ब्रेन समटाइम्स कंफ्यूज हो जाता है कि सिग्नल आपका शोल्डर टिप से आ रहा है या फिर डायाफ्राम से आ रहा है, एंड इसलिए आपको शोल्डर टिप पर पेन फील होता है। देन आपका आता है फ्रोज़न शोल्डर। अब फ्रोज़न शोल्डर को समझाने के लिए मुझे आपको ये याद दिलाना पड़ेगा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था शोल्डर जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट है। तो साइनोवियल जॉइंट के आसपास साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। अब यहाँ पर दो तरह की मेम्ब्रेन रहती है, एक आउटर फाइब्रस एंड इनर साइनोवियल, ठीक है। तो जो ये दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं इनके बीच में इन्फ्लामेशन आ जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों एकदम स्टिक हो जाती हैं, मतलब मूव नहीं कर पाती हैं, ये मूव नहीं कर पाता है जॉइंट, जिसकी वजह से आपका शोल्डर जो है वो थिक, टाइट एंड लेस इलास्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर इजीली मूव नहीं कर पाता है। एंड ये प्रेजेंट रहता है 40 to 60 ईयर्स की एज में, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, 40 to 60 ईयर्स के जो लोग होते हैं उनके एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पर हुआ आपका शोल्डर जॉइंट कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड जो चीज़ नहीं समझ आई हो वो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके। एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, या आप जैसे भी जब भी देख रहे हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।